नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहस में आपको लगा हो मुझे सब पता है, मैं ही सही हूँ, और फिर कुछ घंटों या शायद दिनों बाद एहसास हुआ कि आप पूरी तरह गलत थे? मुझे लगता है ये हम सबके साथ होता है ना। हाँ। हम में से ज्यादातर लोगों को गलत होना पसंद नहीं है। हम बहस जीतना चाहते हैं, सच जानना नहीं। अपनी ईगो बचाना चाहते हैं, सीखना नहीं। एग्जैक्टली। और यही से हमारी सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होती है। और ये मुश्किल आज की तेजी से बदलती दुनिया में और भी बड़ी हो गई है। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो इसी मुश्किल का एक बहुत ही पावरफुल हल बताती है। अच्छा। किताब का नाम है थिंक अगेन। और इसे लिखा है एडम ग्रांट ने। थिंक अगेन। हाँ। इसका जो मुख्य संदेश है ना, वो ये है कि आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत किसी चीज को जानने में नहीं है। तो फिर किसमें? वो है अपनी पुरानी सोच पर सवाल उठाने में, उसे बदलने में, जिसे रीथिंकिंग कहते हैं। नहीं है, वो वॉर्टन बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं और दुनिया के टॉप मनोवैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। हाँ। उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज देखी। क्या? कि अक्सर सबसे स्मार्ट और कामयाब लोग ही सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। ये तो बड़ा अजीब है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मुकाम पर पहुंचकर उन्हें लगता है कि अब उन्हें सब कुछ पता चल गया है, और वो सोचना बंद कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये सोच कि मैं सब जानता हूँ, यही सबसे खतरनाक है? बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल इसी खतरनाक सोच के इर्द गिर्द घूमेगी। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि किताब क्या कहती है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इस रीथिंकिंग की आदत को अपनी जिंदगी में उतारना इतना मुश्किल क्यों है, और हम इसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, किताब की सबसे पहली और बड़ी बात है मेंटल रिजिडिटी, मतलब दिमागी जकड़न। दिमागी जकड़न, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका उदाहरण हम रोज देखते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर कोई भड़काऊ खबर आई, हमने उसे सच मानकर तुरंत 10 ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया। अब अगर कोई दोस्त टोकता है कि भाई ये फेक न्यूज है, हाँ, होता ये तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम शर्मिंदा नहीं होते, हम उस दोस्त को ही गलत साबित करने में लग जाते हैं। सही बात है। हम गूगल पर वो सबूत ढूंढने लगते हैं जो हमारी बात को सही साबित करे, ना कि वो जो सच बताएं। ये दिमागी जकड़न ही तो है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ ईगो की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका भी है। अच्छा। हमारा दिमाग शॉर्टकट लेना पसंद करता है, और अपनी राय पर टिके रहना सबसे आसान शॉर्टकट है। एडम ग्रांट कहते हैं कि जब हम इस जकड़न में होते हैं तो हम 3 में से कोई एक किरदार निभा रहे होते हैं। 3 किरदार? हाँ, वो इन्हें 3 माइंडसेट कहते हैं: वकील, राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। वकील, राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक। मुझे लगता है हम सब दिन में कई बार ये तीनों टोपियां बदलते होंगे। हाँ, और यही समझना जरूरी है। पहला माइंडसेट है वकील का, प्रोसिक्यूटर। वकील का काम अपने केस को जिताना होता है। बिल्कुल। सच क्या है इससे उसे मतलब नहीं। वो सिर्फ वो सबूत ढूंढता है जो उसकी बात को सही ठहराए और सामने वाले को गलत। तो जब हम इस मोड में होते हैं तो हम किसी भी बहस में सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हैं, सीखने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। और दूसरा, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन। ये तो और भी आम है। हाँ, राजनीतिज्ञ का लक्ष्य सच बोलना नहीं, बल्कि अपनी ऑडियंस का वोट जीतना होता है। वो वही बात कहते हैं जो पॉपुलर हो, जो लोगों को सुनने में अच्छी लगे, ताकि उनकी इमेज बनी रहे। सही। जब हम इस मोड में होते हैं तो हम सच के बजाय इस बात की परवाह करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम ग्रुप की राय के साथ बह जाते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली माइंडसेट, वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट। वो अपनी थ्योरी बनाता है, फिर उसे गलत साबित करने के लिए ही एक्सपेरिमेंट करता है, और अगर उसकी थ्योरी गलत साबित हो जाए तो वो दुखी नहीं होता, वो खुश होता है। बिल्कुल, वो खुश होता है कि उसे कुछ नया सीखने को मिला। वो अपनी गलती को अपनी खोज मानता है। सुनने में तो ये साइंटिस्ट वाला माइंडसेट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हर वक्त मुमकिन है? मान लीजिए आप एक सर्जन हैं, कि आप चाहेंगी कि वो ऑपरेशन टेबल पर रीथिंक करे या एक पायलट प्लेन उड़ाते हुए सोचे कि शायद मैं गलत तरीके से उड़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ प्रोफेशन में तो तेज फैसले और ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, नहीं? बिल्कुल। और ग्रैंड इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये देखना होगा कि हम किस मोड में हैं। किस मोड में हैं? हाँ, जब पायलट प्लेन उड़ा रहा है या सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो वो एग्जीक्यूशन मोड में है। उस वक्त उसे अपने प्लान पर टिके रहना है। ठीक है। लेकिन जब वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है या फ्लाइट का रूट प्लान कर रहा है, तब उसे प्लानिंग मोड में वैज्ञानिक की तरह सोचना चाहिए। अच्छा, उसे हर संभावना पर सवाल उठाना चाहिए। हाँ, दिक्कत तब होती है जब हम अपनी पूरी जिंदगी एग्जीक्यूशन मोड में बिता देते हैं और सोचने समझने वाले मोड को पूरी तरह बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है।
यहीं पर किताब की वो बात आती है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। कौन सी? कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग अक्सर ज्यादा गलतियां करते हैं। ये बात मतलब हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि इंटेलिजेंस एक सुपर पावर है जो गलतियों से बचाती है। अच्छा, वो वकील बनने में माहिर हो जाते हैं। हाँ, इतने माहिर कि कोई उन्हें हरा नहीं पाता। उनमें एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन्हें लगता है मैं स्मार्ट हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। और यही सोच उन्हें दोबारा सोचने से रोकती है। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण शायद एक क्लास टॉपर का हो सकता है। एक स्टूडेंट जो हमेशा फर्स्ट आता है, हाँ, उसे लगने लगता है कि उसे सब आता है। वो नए तरीके सीखने या अपनी कमियों पर ध्यान देना बंद कर देता है। और फिर अचानक एक दिन कोई दूसरा स्टूडेंट जो ज्यादा मेहनती और जिज्ञासु है, हाँ, वो उससे आगे निकल जाता है और उस टॉपर को समझ ही नहीं आता कि ऐसा हुआ कैसे। बिल्कुल, इसे अर्न्ड डॉगमेटिज्म भी कहते हैं। अर्न्ड डॉगमेटिज्म। हाँ हाँ हाँ, अपनी पिछली सफलताओं के कारण आप इतने जिद्दी हो जाते हैं कि आपको लगता है आपके भविष्य के फैसले भी सही होंगे। समझ गया। किताब हमें याद दिलाती है कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन वो हमारी काबिलियत पर होना चाहिए, हमारी राय पर नहीं। मतलब मुझे भरोसा है कि मैं सच ढूंढ सकता हूं, ये अच्छा कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे भरोसा है कि जो मैं अभी जानता हूं वही सच है, ये खतरनाक ओवर कॉन्फिडेंस है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने का एक ही तरीका है। किताब में उसे एक सुपर पावर की तरह बताया गया है। क्या है वो? वो है ये कहने की हिम्मत रखना कि मैं गलत हो सकता हूँ। कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। बहुत मुश्किल। अगर आप ऑफिस मीटिंग में बार बार कहेंगे कि शायद मैं गलत हूं, तो क्या लोग आपको कमजोर या कंफ्यूज नहीं समझेंगे? ये डर वाजिब है, लेकिन ग्रांट कहते हैं कि रिसर्च कुछ और ही दिखाती है। अच्छा। जब आप अपनी गलती मानते हैं या अपनी जानकारी की सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तो लोग आपको कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा भरोसेमंद समझते हैं। बिल्कुल भरोसेमंद। हाँ, उन्हें लगता है कि आप ईमानदार हैं और आपकी ईगो आप पर हावी नहीं है। जब आपका बॉस या आपकी टीम देखती है कि आप फीडबैक को पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेते, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखते हैं, तो वो आपकी और ज्यादा इज्जत करते हैं। यहीं पर शायद वो रीथिंकिंग साइकिल काम आता है जिसका जिक्र किताब में है। हाँ, और ये साइकिल बहुत खूबसूरत है। ये शुरू होता है विनम्रता से, ह्यूमिलिटी। विनम्रता। जब हम ये मानते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तो हमारे अंदर अपनी ही जानकारी पर शक पैदा होता है, डाउट। और ये शक हमें बेचैन नहीं करता। नहीं, बल्कि हमारे अंदर जिज्ञासा जगाता है, क्यूरियोसिटी, कि सच क्या हो सकता है। और यही जिज्ञासा हमें नई खोज यानी डिस्कवरी की ओर ले जाती है। विनम्रता, शक, जिज्ञासा और फिर खोज। हाँ, ये एक ऐसा साइकिल है जो हमें लगातार सीखने और बेहतर बनने में मदद करता है। लेकिन इस साइकिल को चलाने के लिए एक और मुश्किल काम करना पड़ता है, पुरानी सोच को छोड़ना। अनलर्निंग। हाँ, अनलर्निंग। मुझे लगता है नई चीज सीखना फिर भी आसान है, लेकिन जो बातें हमारे दिमाग में सालों से बैठी हैं, उन्हें निकालना सबसे मुश्किल काम है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। सोचिए, कुछ साल पहले तक लोग मानते थे कि ऑफिस जाकर ही काम हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। जिन कंपनियों और लोगों ने इस पुरानी सोच को छोड़ने से इनकार कर दिया, उन्होंने कोरोना के समय कितना संघर्ष किया। और जिन्होंने इस नई सच्चाई को अपना लिया, वो आगे बढ़ गए। सही। अनलर्निंग का मतलब सिर्फ पुरानी जानकारी को डिलीट करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पहचान के हिस्से को छोड़ना। अपनी पहचान का एक हिस्सा छोड़ना, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हमारी राय सिर्फ राय नहीं होती, वो हमारी पहचान बन जाती है ना? मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मैं उस विचारधारा का हूं। हाँ, और जब उस राय पर हमला होता है, तो हमें लगता है कि हम पर हमला हो रहा है, और ये दर्दनाक हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए ग्रांट कहते हैं कि हमें अपनी राय को अपनी पहचान से अलग करना सीखना होगा। अपनी राय को अपनी पहचान से अलग करना। हाँ, अपनी राय को अपने कपड़ों की तरह देखिए, जिन्हें आप मौसम के हिसाब से बदल सकते हैं। उन्हें अपनी हड्डियों की तरह मत बनाइए, जो टूट तो सकती हैं पर बदल नहीं सकती। ये अच्छा उदाहरण है। समय समय पर अपने दिमाग की अलमारी को खोलकर देखना जरूरी है कि कौन सी सोच अब पुरानी हो गई है और उसे बदलने का वक्त आ गया है। ठीक है, मान लिया कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, पर अगर हम सही हैं और सामने वाला गलत, तो बिना लड़े या बहस किए उसे अपनी बात कैसे समझाएं? ये तो रोज की चुनौती है। यहाँ भी किताब एक बहुत ही कारगर तरीका बताती है। वो कहती है कि किसी की सोच बदलने के लिए उससे लड़ने या उसे फैक्ट्स बताने के बजाय उससे सही सवाल पूछें। सवाल पूछें। हाँ, इसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं। आप जज या वकील की तरह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु इंसान की तरह बात करते हैं। यानी ये कहने के बजाय कि
तुम गलत हो, क्लाइमेट चेंज असली है। हाँ। ये पूछें तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये एक धोखा है, या किन सबूतों को देखकर तुम्हारी राय बदल सकती है। एकदम सही। इस तरह के सवाल सामने वाले को गुस्सा दिलाने के बजाय सोचने पे मजबूर करते हैं। वो अपने तर्कों के बारे में खुद सोचने लगता है। हाँ, तब बहस एक लड़ाई नहीं बल्कि एक डांस की तरह हो जाती है, जहां दोनों पक्ष मिलकर किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपका लक्ष्य सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि उसे सोचने की प्रक्रिया में शामिल करना है। एग्जैक्टली। किताब में इस रीथिंकिंग की ताकत को समझाने के लिए एक फायर फाइटर की असल जिंदगी की कहानी है जो मेरे दिमाग में बस गई है। हाँ, वो कहानी इस आइडिया के महत्व को बहुत पावरफुली दिखाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार जंगल में बहुत भयानक आग लगी थी और 15 फायर फाइटर्स की एक टीम उसे बुझाने में लगी थी। अचानक टीम के लीडर वैग डॉज को लगा कि कुछ गड़बड़ है। आग उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी और भागने का रास्ता नहीं था। ओके। उससे अपनी गट फीलिंग हुई कि ये आग वैसी नहीं है जैसे हमने आज तक देखी है। जबकि बाकी सब लोग बचने के लिए पहाड़ी पर ऊपर की ओर भाग रहे थे, डॉज एक पल के लिए रुका और उसने दोबारा सोचा। और उस एक पल के रीथिंक ने सब कुछ बदल दिया। उसने एक ऐसा काम किया जो किसी ने पहले कभी नहीं किया था। क्या किया उसने? उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और अपने आसपास की सूखी घास में आग लगा दी। क्या? घास में आग लगा दी? हाँ। उसकी टीम को लगा कि वो पागल हो गया है। वो चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो? पर डॉज ने उस जली हुई जमीन पर लेटकर खुद को गीले रुमाल से ढक लिया। और फिर जो हुआ वो कमाल था। जैसे ही मुख्य आग की लपटें उस तक पहुंची, वो उसके चारों ओर से निकल गई। क्योंकि जलने के लिए वहां कोई घास बची ही नहीं थी। हाँ, वो बच गया। बाकी टीम जो ऊपर भागती रही, उनमें से 13 लोग उस आग में मारे गए। बाप रे। उस लीडर के एक पल के रीथिंकिंग ने, उस लीक से हटकर सोचने की हिम्मत ने उसकी जान बचा ली। ये कहानी सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। ये दिखाती है रीथिंकिंग सिर्फ बहसों के लिए नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल भी बन सकता है। उस फायर फाइटर ने अपनी पुरानी ट्रेनिंग और सोच को उस एक पल में अनलर्न किया और एक नई रणनीति अपनाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर शुरुआत कहाँ से करें? किताब में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है रोज खुद से ये सवाल पूछने की आदत डालना। कौन सा सवाल? क्या हो अगर मैं गलत हूं? या इस मुद्दे पर मेरी राय इतनी मजबूत क्यों है? क्या मेरे पास वाकई पुख्ता सबूत है? ये एक सवाल आपकी ईगो को काबू में रखेगा और आपको सीखने के लिए तैयार करेगा। दूसरा टिप है चैलेंज नेटवर्क बनाना। मतलब ऐसे लोगों से दोस्ती करना जो आपकी सोच से अलग सोचते हों और आपकी राय को चुनौती देने से डरते ना हो। पर इसमें एक मुश्किल है। असल जिंदगी में हमें ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो हर बात पर हमें टोकते हैं। हाँ, इससे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसलिए इसका तरीका ये नहीं है कि आप ऐसे दोस्त बनाएं जो हर बात पर लड़ें, बल्कि इसका तरीका ये है कि आप अपने भरोसेमंद दोस्तों से कहें, क्या? देखो, मैं इस फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम मेरी सोच में जो कमियां हैं वो ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? अच्छा, जब आप खुद इजाजत देते हैं तो सामने वाला हमला नहीं करता बल्कि मदद करता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा तरीका है। और फीडबैक मांगना भी शायद इसी का हिस्सा है। जैसे अपने सहकर्मियों से पूछना, मेरे इस काम में क्या सुधार हो सकता है? हाँ, और जब फीडबैक मिले तो उसे अपनी ईगो पर लेने के बजाय एक गिफ्ट की तरह लेना। सही। याद रखें, ईगो जितनी कम होगी, लर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी। और आखिरी टिप, अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखें। बच्चों की तरह सवाल पूछें। ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा न होता तो क्या होता? हाँ, जिज्ञासा ही ग्रोथ का असली इंजन है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो वो कौन से 5 सबसे बड़े सबक हैं जो श्रोताओं को याद रखने चाहिए? मेरे हिसाब से पहला और सबसे जरूरी सबक है, गलत होना शर्म की बात नहीं है। अपनी गलती से ना सीखना शर्म की बात है। सीखना हमेशा सही होने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, हमारी ईगो से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये एक ऐसा किला है जो हमें नई जानकारी और विकास से दूर रखता है। इस किले के दरवाजे खुले रखना जरूरी है। तीसरा, सवाल पूछना कमजोरी नहीं है बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। ये दिखाता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, न कि सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। सही। चौथा, अपने दिमाग को एक पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की तरह ना रहने दें। हाँ, अनलर्निंग भी लर्निंग का ही एक जरूरी हिस्सा है।
और पांचवा सबक, और पांचवा और शायद सबसे जरूरी सबक, एक जज या वकील की तरह नहीं, एक वैज्ञानिक की तरह सोचिए। आपका लक्ष्य बहस जीतना नहीं, बल्कि सच के ज्यादा करीब पहुंचना होना चाहिए। तो कुल मिला के थिंक अगेन का मतलब कमजोर बनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत और लचीला बनना है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जो लगातार सीखता है, अपनी गलतियों को स्वीकारता है और ये कहने की हिम्मत रखता है कि शायद मैं गलत हूँ। बिल्कुल। ये एक ऐसा कौशल है जो न केवल हमारे काम में बल्कि हमारे रिश्तों में और हमारी निजी जिंदगी में भी हमें बेहतर इंसान बनाता है। ये हमें कम जिद्दी और अधिक जिज्ञासु बनाता है। हाँ। आज की चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि हमारी ऐसी कौन सी एक मजबूत राय है राजनीति, करियर या रिश्तों के बारे में, जिसे हम सच मानते हैं, लेकिन शायद वही हमारे रीथिंक करने का सबसे बड़ा मौका हो। एक बेहतरीन सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और भी गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में हमें बताइए आज की इस चर्चा से आपने सबसे जरूरी बात क्या सीखी। मिलते हैं अगली बार। तब तक सीखते रहिए और थिंक अगेन करते रहिए।